बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महम ज़हरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट व्यू 360। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं ज़फ़र मोती साहब, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही सालों से अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इनकी जनरेशन 3 जनरेशन इनकी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गुजरी हैं, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। तो इनसे हम मार्केट के जो सिनेरियोज़ हैं, फंडामेंटल्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मेरी ये राय है कि मार्केट के बारे में इनसे बेहतर और कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इनको जितना एक्सपीरियंस है मार्केट में और जितनी नॉलेज है मार्केट के बारे में वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी है। तो आइए इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, मार्केट के हवाले से मुझे आपसे ये पूछना है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि बदनाम है, लोगों की नज़र में स्टॉक मार्केट बदनाम है, ऐसा क्यों है? इसकी मेन वजह ये है कि दुनिया में जो रेगुलेटर होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को संभालने वाले, वो अपने स्टॉक ब्रोकर्स को मोटिवेट करते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को बताते हैं और उसको बदनाम नहीं करते, उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर्स जो सालों से बैठे हैं, ऑलमोस्ट 70 साल से बैठे हैं, तो वो उनको मोटिवेट करने की जगह उनके खिलाफ काम हो जाता है रेगुलेटर्स का। तो उससे क्या होता है कि आपको वो जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो इन्वेस्टर है, जो स्पेक्यूलेटर है, जो बैंकर्स हैं, उनको ये शक बढ़ा देता है अगर आपके रेगुलेटर ही आपको डांट रहे हो। देखिए, स्टेट बैंक भी एक रेगुलेटर है, वो अपने बैंकों को हैंडल कर रहा है, लेकिन वो बैंकों की स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता है। बैंकों को ये नहीं कहता कि ये बैंक में गड़बड़ है या ये, हाँ उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत है। दूसरे भी आप देखिए कि FBR है जो है, वो अपने इनकम टैक्स जो टैक्स भर रहे हैं उनको सपोर्टिव होता है, और इतनी जगह हमने देखा है कि वो सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पर उल्टा जा रहा होता है। तो ये जो है बदनाम होने की एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि देखिए, जब आप इधर आओगे तो रिस्की बिजनेस तो है, तो रिस्की बिजनेस में जब कोई लॉस कर जाता है तो वो है ना, फिर जाकर पूरे स्टॉक एक्सचेंज को गालियाँ देता है। वो ये नहीं देखता कि वो जिस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो कंपनी लॉस में चली गई। भाई, दुनिया में जैसे कोविड आया है, तो अगर 100 कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो 20 कंपनियां ऐसी होंगी जो लॉसेस में भी चली गई होंगी, उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई होगी। अब दुनिया में आप देखो कि डे केयर के जो सेंटर्स थे, बच्चों को जो संभालते थे, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई कोविड की वजह से। एयरलाइन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अगर आपके पास एयरलाइन के शेयर हों तो ख़त्म हो गए। वो जो सिविल एविएशन के होंगे वो ख़त्म हो गए। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में गैस के कंपनियां और ये जो यूटिलिटी की कंपनियां थी, वो जब उनके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएंगी। आप समझिए मेरी बात? तो वो अगर मैं उसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हूँ और मैं लॉस करने लगता हूँ, तो फिर मैं उस इंस्टीट्यूशन को गालियाँ देता हूँ, उस कंपनी को नहीं देते, या उसके नेचुरल आउटपुट को नहीं देते कि भाई अब पाकिस्तान में गैस रही ही नहीं है जो हम देख रहे हैं। मैं तो कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में अब हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब हमारे पास वो क्वांटिटी गैस की नहीं है जो 70s में होती थी, जब हमारी परदादियाँ माचिस की तीली बचाने के लिए गैस ऑन रखती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, अब आप मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली अपने बारे में बताएं कि आप स्टॉक मार्केट में कब से हैं और आपने स्टॉक मार्केट में अपने कौन कौन से फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दिए हैं? पर्सनली मैं तो इंटर करके ही आना शुरू हो गया था, क्योंकि बाप दादा, और इससे पहले यानी 10 साल की उम्र से आ रहा हूँ। उंगली पकड़ कर दादा ले आते थे, वालिद साहब ले आते थे। सीरियस में जब इंटर हो गया, कॉमर्स BCom हुआ, तो फिर मैंने मार्केट में आना शुरू किया और इवनिंग से IBA से पढ़ना शुरू किया जो सिटी कैंपस है। फिर उसके बाद वालिद साहब की ब्रोकरेज हाउस में काम करता रहा, और फिर 89 में मैंने अपनी मेंबरशिप सीट ली यहाँ की, लाहौर की। फिर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इलेक्शन लड़ता रहा। मैं एक ही डायरेक्टर हूँ जो कराची और लाहौर दोनों के स्टॉक एक्सचेंजेस में डायरेक्टर रहा हूँ। नहीं तो कराची में कोई रहते हैं, लाहौर में नहीं होते, तो मैं एक ही हूँ जो दोनों तरफ डायरेक्टरशिप्स में काम अंजाम दिया है। फिर मैं फाउंडर मेंबर डायरेक्टर हूँ CDC का, फाउंडर डायरेक्टर हूँ नेशनल क्लियरिंग का,
फाउंडर, मेंबर और डायरेक्टर हूँ नेशनल कमोडिटी जो अब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। फिर कई कमेटियों में हेड किया है और कई जो प्रपोजल्स ऑटोमेशन के थे, इंटीग्रेशन के थे, वो सब में मैंने काम किया है। बिसाइड ये कि जो हमारा असली काम है जो ब्रोकरेज हाउस चलाना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काम होते हैं जो जिससे आपको नॉलेज बढ़ती है स्टॉक मार्केट की। और नए नए जब हम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे तो वो सपोर्टिव हमारे लिए बने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद इतनी कम क्यों है? हालांकि बाकी स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए, बांग्लादेश जैसे स्टॉक मार्केट में भी 20-30 जो लाख अकाउंट इस वक्त एक्टिव हैं, पर पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1.5 से 2 लाख अकाउंट है जो चल रहे हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है हमारी मार्केट में? 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले तो वही कि बदनाम किया गया तो लोग आते हुए डरते बिल्कुल हैं। ऐसे। दूसरा, एजुकेशन नहीं है, लोगों को समझ नहीं आती है। मेरे वालिद और कभी मैं आ रहे हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज और हमारी गाड़ी ना हो तो हम टैक्सी में आ रहे हो तो मेरे वालिद उसमें वो बताते थे कि भाई स्टेट बैंक जाना है, क्योंकि किसी को स्टॉक एक्सचेंज के रास्ता भी नहीं पता है। अभी भी कितने लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि टावर पर पहुँचो, वहाँ पूछो। एनीवे, दो मैंने आपको कही, तो बदनाम, दूसरा एजुकेशन नहीं, तीसरा इधर का जो इन्वेस्टर का जो रुझान है ना, उसको हमेशा फिक्स इनकम की तरफ भेजा गया है। उनको इस तरफ नहीं बताया गया कि भाई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे फिर जिस ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बनाया भी था, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है अपना परफॉर्म नहीं कर रही। सीडीसी जो है तो उसका काम ये था कि बहुत जल्दी अकाउंट खुलवाएं और मराद दें और उसका सेमिनार्स करें और लोगों को बताएं कि भाई आप सीडीसी का अकाउंट खोलो, फिर आप इंडिपेंडेंट हो अपने किसी भी ब्रोकरेज हाउस पे जाकर काम करने के लिए। सीडीसी अकाउंट क्या है? एक बैंक है। बैंक की तरह वहाँ आपकी पेमेंट नहीं रहती है, पेमेंट की जगह शेयर रहते हैं। तो ये लोगों को नॉलेज देने में बड़ी सक्सेस नहीं हुई, फेलियर हुआ है। एक सबसे बड़ी वजह यही है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हमारे माशरे को नहीं है, जिसकी वजह से वो मार्केट को नहीं समझ पाता और किस तरह काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो एक रिस्क, अपने घर से रिस्की मार्केट है, जो रिस्क ले लेते हैं मार्केट में आके, लेकिन फिर वही अपनी एजुकेशन ना होने की वजह से वो नुकसान करते हैं और वही जो है वो फिर बाहर अफवाहें फैलाते हैं और मार्केट को बुरा बनाते हैं। उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज़ जो है मार्केट के बाहर फैलाते हैं। खैर, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर पिछले साल को देखा जाए और नए साल को कंपेयर किया जाए तो स्टॉक मार्केट का पिछला साल काफ़ी ख़राब देखने में आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पिछले साल में एक ट्रेडिंग सिस्टम चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया, वो स्टेबल नहीं हो पाया, फिर दोबारा पुराने सिस्टम पे वापस आ गए। तो अभी के साल में, नए साल में ये कि फिर एक टीआरजी का स्कैंडल आया पिछले साल। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं पिछले साल की मार्केट को और नए साल की मार्केट को? क्योंकि नए साल की मार्केट का आगाज़ इस तरह हुआ कि कंपनीज़ ने हाई डिविडेंड्स पे करना शुरू कर दिए और मार्केट भी काफ़ी प्लस में, वॉल्यूम्स भी आने लग गए। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें और पिछले साल में ऐसा क्या था और नए साल के आगाज़ के साथ ही मार्केट में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट एकदम बूस्ट कर गई? देखिए, दो सवाल थे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। पार्ट 1 में आपने सिर्फ कहा ना कि जो अनएजुकेटेड होते हैं जी। आप यकीन करें, जब इवनिंग में IBA में मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर EBR यानी बिजनेस रिव्यू के जो अखबार में होते हैं, येलो पेजेस जिसको कहते हैं, वो इंजीनियर के लेवल का, क्योंकि सब प्रोफेशनल्स आते थे इवनिंग में, तो उनको वो पढ़ना तक नहीं आता था। फिर आपको उनको बताना पड़ता था कि बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ो, आप पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन आता था वो पढ़ो। बड़ा मुश्किल है दूसरे लाइन ऑफ एजुकेटेड लोगों को भी स्टॉक मार्केट को समझाना, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल किस्म के कोर्सेज नहीं रखे गए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट के हायर एजुकेशन वाले जो कंप्लीट इंजीनियर्स बन चुके हैं, जो कंप्लीट डॉक्टर्स बन चुके हैं, वो इवनिंग में आते थे। बैंकर्स को भी नहीं पता था। दूसरा जो आपने सवाल किया कि पिछला साल और ये साल में फ़र्क ये है कि पिछले साल में आपने एक तो सॉफ्टवेयर का कहा, वो सॉफ्टवेयर के आते ही जो तबाही हुई है वो समझ लीजिए हमारी मोमेंटम पूरी ख़राब कर गया। 2000 पॉइंट की उस टाइम इतनी अच्छी खबरें आ रही थी कि 2000 पॉइंट बढ़ जाएगी। आपने खुद ही कहा कि डिविडेंड सबसे हाईएस्ट दिया गया है, ठीक है, 50 अरब के करीब, जो हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।
तो ये बताता था कि भाई ये मार्केट बूस्ट हो जाएगी। उसमें ये एक सॉफ्टवेयर का आया, फिर कोरोना का आया, फिर हुकूमत के मसाइल, फिर अपना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। टीआरजी के स्कैंडल की वजह से भी मार्केट काफी डिस्टर्ब हुई थी। टीआरजी का स्कैंडल तो ना पहले कभी इस तरह की कोई चीज़ सुनी थी ना देखी थी। बिल्कुल। और वो जो है वो अभी तक लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि भाई किसी के पर्सनल इश्यूज की वजह से कंपनी का क्यों नुकसान हुआ। बिल्कुल, हाँ कि टीआरजी की कंपनी के खुद एम्प्लॉय से जो है ना, वो जब राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारी जॉब चल रही है, हमारी सैलरीज मिल रही है। जब उनकी कंपनी डिस्टर्ब नहीं हुई तो फिर हमारी स्टॉक मार्केट क्यों डिस्टर्ब हुई? ये ही है कि भाई वो जो अब दुनिया को, मैं कहता हूँ कि अब दुनिया को देखने का अंदाज बदल गया है। बिल्कुल, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। ये जो स्कैंडल इस टाइप के आते हैं ना, ये उस कंपनी के साथ ही जुड़ गए हैं, पहले नहीं जुड़ते थे। पहले उस पर्सनल आदमी के ऊपर चला जाता था, अब नहीं हो रहा है। तो ये इसको समझते समझते कम से कम पाकिस्तान में समझते समझते टाइम लगेगा। अब ये है दूसरा जो है नया साल का जो आप सवाल पूछ रहे हो कि कैसा एकदम बूस्ट हुई है, ये एक्सपेक्टेड था। क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही हम इमर्जिंग मार्केट से इंडेक्स से निकलेंगे और फ्रंटियर पर जाएंगे तो वो उस टाइमिंग उसकी दिसंबर की जो थी, वो उस टाइम हो रहे थे कि फॉरेन फंड्स एग्जिट कर चुके हैं और नए जो फंड मैनेजर लेने के लिए आएंगे वो क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ के बाद आएंगे। और वही हुआ कि जैसे ही वो उनकी हॉलीडेज़ ख़त्म हुई तो बाइंग के ऑर्डर्स आने लगे। स्पेशली आप देखो कि जो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी स्क्रिप्ट्स और हाई एंड पर थी, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसमें बाइंग आई है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, अभी मार्केट में जो है ना वो इन्वेस्टर्स का जो चल रहा है, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा हैं या अपने पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो है ना मार्केट में उनकी तादाद ज़्यादा है? फॉरेन इन्वेस्टर तो लास्ट ईयर जब देखा ना कि सूरत हाल डॉलर रुपये की स्टेबल नहीं हो रही, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने के हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टर्स के लिए ख़राब आएगी, तो उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए, आप सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आपकी करेंसी वीक होती है तो फॉरेनर जो नफ़ा भी कर जाता है स्टॉक मार्केट में, जब वो उसको कन्वर्ट कराता है अपने डॉलर में तो उसका सब नफ़ा धुल जाते हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो कि मैं इसको मेथोडोलॉजी समझाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है उनके लिए तो एक मुश्किलात हो जाती हैं ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना जहाँ की लोकल करेंसी वीक होती जाए, क्योंकि वो उनको इन्वेस्ट तो लोकल करेंसी में करना है, वापस ले जाना है हार्ड करेंसी में है नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होगी वो कन्वर्जन ही सब नफ़ा मार देता है। अब ये जो है उम्मीद यही है कि इधर कहीं पर अपना संभाल ले गवर्नमेंट और ये डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हो जाए तो आप देखिएगा फॉरेनर फौरी तौर पर आएगा। जिस तरह टर्किश प्रेसिडेंट ने एक तकरीर से अपनी करेंसी को संभाला, एक तकरीर से, तो ऐसा अगर हमारे पास भी लोग हों जिनकी बात पर लोगों को कॉन्फिडेंस हो तो $8 का भाव दोबारा 165-70 पर जा सकता है। या तो हुकूमत की तकरीरें आप कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी बोल रहे हैं खड़े होके वो सब झूठ है और अपने मफाद के लिए है। नहीं, वो भी है। और दूसरा आप देखिए ना, कहीं पर खुशी की लहर होती है कि कोई सयाहत के लिए जा रहा है, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और इतनी अमवात हो जाती है, ये तो फैमिलियों की अमवात है। तो इससे पता चलता है कि हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने की ताकत ही नहीं रही। और दूसरा ये है कि इस तरह के इंटरनल टूरिज्म को अब आप बढ़ाओ ही नहीं जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब आप अभी हम जिक्र कर रहे थे कि गैस यहाँ है नहीं, 10 साल से ऑयल इधर निकला नहीं है। जीडीपी भी अभी कभी कोई 4% बोल रहा है, कभी कोई 4.5% बोल रहा है। वो परवेज मुशर्रफ वाली जीडीपी कभी नहीं आएगी, 7.5-8 वाली। डॉलर रुपये की पैरिटी की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट, तो ये जो चीज़ें हैं, यूटिलिटी के शेयरों को लोग जो पहले खुशी खुशी लेते थे और कहते थे कि भाई हमें हम प्राउड शेयर होल्डर हैं इस कंपनी। आजकल यूटिलिटी के शेयर के आप प्राइस देख लो, पी मल्टीपल आप देख लो, 5.5 से ऊपर का नहीं है, और कई तो ऐसे हैं जो 5 से भी नीचे के हैं पी मल्टीपल पर। तो ये सब देखते हुए जो हुकूमत की बातें हैं ना, वो फिर सही नहीं लगती। सही बात है। तो अभी माशी हालात को अगर देख लें, यहाँ के माशी हालात का जो हाल है वो बदहाल हुआ है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि पीटीआई का कितना हाथ है? इसमें मैं सबको गिनता हूँ, हम खुद को भी माशी हालात में हम खुद को भी गिनना चाहिए, क्योंकि
ये डीके जो परेशानियाँ शुरू हुई हैं, ये कर्ज़ों पर कर्ज़े लेने, ये ट्रेड डेफिसिट, बड़ा अच्छा आप कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि पहले $100 का एक्सपोर्ट होता था तो हमारी $125 की इंपोर्ट होती थी, तो हमको सिर्फ $25 की ज़रूरत पड़ती थी डोनर एसोसिएशन के पास जाकर। अब ये हो रहा है कि $100 का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट जो है $300 का हो रहा है, $400 का हो रहा है, वो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। अब इसमें आप ऑयल की प्राइसिंग देख लो, इसमें आप डॉलर रुपये की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखो, इनसे ऐड करो, इसमें आप हम जो मुल्क थे जो अनाज खुद उगा रहे थे उसकी इंपोर्ट देख लो, गाड़ियों की इंपोर्ट देख लो, और आपके रिमिटेंस जो आ रहे हैं ना वो अब आपके पास फिक्स्ड हो गए, क्योंकि आपका मुल्क का जो बंदा जो लेबर था वो जितना जा सकता था वो जा चुका है, अब वो और नहीं डिमांड दुनिया में नहीं है, तो उनकी रिमिटेंस इतनी ही आएगी जितनी अब आ रही है। उस रिमिटेंस में पाकिस्तान को पूरे इतने बड़े मुल्क को संभालना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक नए इन्वेस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि जो नए लोग मार्केट में आते हैं एक अमाउंट लेके इन्वेस्ट करने के लिए, और जो बहुत चार्ज हुए हुए होते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनको फॉलो करना ही चाहिए, भले ही उनका ब्रोकर उन्हें कुछ भी बोल रहा हो या उनको किसी और ने गाइड किया हो सकता है कि वो गलत भी हो, क्योंकि बास टाइम ऐसा भी होता है मार्केट में सुनने में आता है कि जो ब्रोकर्स हैं वो मिसगाइड कर देते हैं। देखिए फिर वही बात आ गई, ब्रोकर मिसगाइड करने से उसको फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसको तो कमीशन से है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टॉक एनालिस्ट और स्टॉक ब्रोकर में फ़र्क है। स्टॉक एनालिस्ट मजबूर कर रहा होता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो शेयर खरीदो, सही, मेरे को पता है, और स्टॉक ब्रोकर बोलता है मुझे तो आप जो बोलोगे मैं खरीद दूंगा, जब जो बोलोगे बेच दूंगा बस। हाँ। और ये मेरी कमीशन का चार्ज है जो SECP ने मुकर्रर किया है, ये हमें दे देना। अब जब कोई आदमी डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा होता है ना, तो उसके सही या गलत पढ़ने के वही चांसेस होते हैं जो एक स्टॉक एनालिस्ट के हैं। सही। ये दुनिया में नहीं हुआ कि आपको तमाम स्क्रिप्ट आपके एक साथ एक तरीके से बढ़ते ही चले जाए, और इसका एग्जांपल पाकिस्तान तो सबसे बड़ा है। अभी मैं आपको कह रहा था कि ऐसे ऐसे शेयर पड़े हैं एनर्जी के सेक्टर में, सीमेंटों में, टेक्सटाइल्स में, जिनको आप देखो तो कहोगे ये सोने की चिड़िया है, लेकिन इनके ख़रीदार नहीं है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो ये कहना कि हर वक्त हर आदमी नफ़ा करके जाएगा, ये सही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थे हमारे मेहमान ज़फ़र मोती साहब, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने मार्केट के जो है वो चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया, मार्केट के फंडामेंटल्स को डिफ़ाइन किया। तो इंशाल्लाह इनके साथ फिर दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे और मार्केट के नए खुलासों को, नए फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग भी मार्केट की चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है मार्केट व्यू 360 आप लोग लाजमी देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।